Now, get the point. Tess consider herself responsible for this accident. वो अपने आप को समझती है कि मेरी वजह से घोड़ा मर गया, अगर मैं ना सोती, मेरी आंख ना लगती तो ये ना होता। और जो उसका भाई है इब्राहिम, वो कहता है कि ये तो सितारों का खेल है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, इस वजह से हमारा घोड़ा जो है मर गया। लेकिन वो कॉन्शियसली अपने आप में गिल्टी फील कर रही है कि वो अपनी फैमिली को इसकी खबर कैसे देगी और उसका घर कैसे चलेगा। वो अब जो है अपनी घर को किस तरह से सपोर्ट करेगी। अब इस फोर्थ चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा, पहली बात तो है कि रोल ऑफ टेस, दूसरा थीम ऑफ क्रुएलिटी ऑफ फेट, तीसरा एक्सीडेंट। ये तीन चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है वो पढ़ी हैं। टेस का क्या रोल था इस चैप्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मूवमेंट थी पैसिव टू एक्टिव, यानी कि वो प्लान कर रही थी अपनी फैमिली के बारे में, और जो विक्टिम ऑफ द सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समझ रही थी कि शी इज इररिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी बिकॉज ड्यू टू हर दिस एक्सीडेंट अकर्ड। इफ you consider himself, or if she consider herself responsible personality, so she did not see this scene. And the theme of the cruelty and fate is concerned here when Abraham and Tess were talking with each other, and then the Abraham fallen asleep, and after this Tess also do it. These things shows the fate cruelty of the Tess. अगर उनको दोनों को नींद ना आती या एक को आ जाती एक को ना आती तो उनके साथ ये एक्सीडेंट ना होता। लेकिन किस्मत में ये लिखा था कि इनका घोड़ा मरना है, क्योंकि स्टार्स में ये शो हो चुका था। तो फेट ने जो है खेल खेला और इनका एक्सीडेंट हुआ और वो घोड़ा मर गया। नाउ Tess' reactions to the accident is ironic. Tess believes herself responsible for an event for which she has no control. She tried to be some help, but it turned out to be a disaster. So, in this way, she considers she is responsible for this accident. बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है, और यही वजह है कि कमिंग में आप पढ़ेंगे कि वो डिसीजन ले लेती है कि वो डर्बीफील्ड जो है डर्बीफील्ड जाएगी और वहां पे वो वर्क करेगी। इन चैप्टर 5 जॉन डर्बीफील्ड टेल्स Tess about Mrs. D'Urberville living on the outskirts of the chase, and tells Tess that she must go and claim kinship and ask for help. As Tess feels guilty over the death of their horse, she agrees with her mother's plan to send her to Mrs. D'Urberville. When she arrives, to her surprise, she does not find the crumbling old mansion she expects, but rather a new fashionable home. She meets Mrs. D'Urberville's son, Alice, who is attracted by Tess' beauty, and he started getting love with Tess. He agrees to try to help her. However, he says that his
his mother is unwell and he does not allow Tess to see his mother. He will handle this case himself. Alice also shows, ये बेटा एलिस भी पढ़ा जाता है और एलिक भी वर्ड पढ़ा जाता है, ठीक है, इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं. Alice also shows her the estate, अपने बागात दिखाता है उसको, अपने जो हैं वो डेयरी फार्म्स दिखाता है, जहाँ पे उन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं, वो सारा उसको घुमाता फिराता है. And he promises that his mother will find a breath of for her. He tells her not to bother with the Durbeyfield name, but she says she wishes for no better. ये है टेस्ट ऑफ द डर्बीविल. मुश्किल तो नहीं लग रही है, समझ आ रही है? यहां तक आ गई समझ आपको? 5 चैप्टर्स तक. अच्छा मुझे बताएं, अब 5 चैप्टर में हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया है? इसमें हमने देखा कि प्रिंस की डेथ हो गई और डर्बीफील्ड्स हाउस जो था, डर्बीविल में जो है टेस्ट जाती है जॉब के लिए, और वहाँ पे उसको एलिस मिलता है और एलिस से उसकी बात होती है. वो बहाना करता है उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनसे नहीं मिल सकती, और जो भी है जितनी भी हेल्प होगी वो उसकी ज़रूर करेगा और उसको घुमाता है. तो दिस ऑल एस्पेक्ट्स शोज दैट टेस इज इनोसेंट. शी does not know what is running in the mind of the Alice, कि उसकी खूबसूरती को देख के वो कितना उसमें इन्वॉल्व हो गया है, इंडल्ज हो गया है, और वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानती. अच्छा बेटा एक चीज, ये जो हम लोगों ने 5 चैप्टर्स पढ़े, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो मिस्टर जॉन है, जो टेस का फादर है, वो ट्रेंगहम से मिला. ट्रेंगहम ने उसको बताया कि उसका ताल्लुक जो है वो डर्बीविल फैमिली से है, और उसको पता चला. वो घर आया, उसने अपनी वाइफ को बताया. वाइफ बड़ी इमोशनल हुई और वो बता के चला गया. रास्ते में जो है वो टेस मिली, और टेस की दोस्त जो थी वो डांस पार्टी में शिरकत करने जा रही थी. उन्होंने जब उसके फादर को देखा तो उसका मजाक उड़ाया. टेस ने जो है उनको डांटा. इस तरह अपने फादर का जो है वो फादर को प्रोटेक्ट किया, उनका दफा किया. उसके बाद टेस जो है बॉल पार्टी में जाती है, तो वहाँ पे एंजल क्लेयर और उसके 2 भाई भी होते हैं. तो वो डांस पार्टी में लड़कियों के साथ जो है वो डांस करना शुरू कर देती हैं, और लड़कियां जो हैं वो एंजल क्लेयर से कहती हैं कि आप टेस से डांस करें, और टेस कहती है, टेस से वो कहता है मैंने डांस नहीं करना. वो टेस की जगह और लड़की का सिलेक्ट कर लेता है. इस तरह टेस उसके बारे में सोचती है. जब वो घर आती है तो उसके जो है वालदा घर में होती हैं और उसको बताती हैं कि उसके फादर जो है, डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया है कि उसके फादर को जो है हार्ट प्रॉब्लम है और दिल की गिर चर्बी है. तो अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया गया तो इनकी डेथ वाकया हो सकती है. वो परेशान हो जाती है, फादर के बारे में पूछती है. उसकी वालदा बताती हैं कि वो जो है वो इनमें गया है ड्रिंकिंग के लिए, तो मैं उसको लेके आती हूँ. वो जब वो खुद वहां पे चली जाती हैं और उनके साथ बातें करना शुरू हो जाती हैं. टेस को जब पता चलता है तो वो अभी तक मेरी वालदा घर नहीं आई, तो वो अपने छोटे भाई इब्राहिम को उनको लेने के लिए भेजती है. और काफी देर तक जब इब्राहिम नहीं आता तो वो खुद चली जाती है और वहां देखती है कि उसके मदर और फादर जो हैं वो शराब में डूबे हुए हैं. वो उनको घर लेके आती है. उसी दौरान इब्राहिम जब ये मार्केट में दोनों बहन भाई जाते हैं तो घोड़े पर सवार होते हैं. तो इब्राहिम उसको बताता है उसके पेरेंट्स के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हुई टेस को. तो टेस जो है वो सुनती है और इब्राहिम कहता है कि ये सारा सितारों का मामला है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है.
تو اسی دوران ابراہیم کو جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے اور ٹیس بھی جو ہے وہ نودگی میں چلی جاتی ہے. تو ایک دم ان کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس ایکسیڈنٹ کے دوران ان کا گھوڑا جو ہے وہ مارا جاتا ہے, جس کا رسپانسبل جو ہے وہ ٹیس اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہے کہ اگر وہ نہ سوتی تو اس کے ساتھ یہ جو حادثہ نہ آتا. تو اس طرح سے اس کو ہوتا ہے کہ اب میری فیملی جو ہے وہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کرے گی, کیونکہ جو ان کا اکانومیکلی جو سورس آف انکم تھا وہ تو ختم ہو گیا, گھوڑا مر گیا, وہ کیا کریں گے. اس پر اس کی والدہ اس کو پہلے اس کی والدہ نے اس سے بات کی ہوتی ہے کہ وہ ڈربیول فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے ہیلپ مانگو. تو اس وقت جو تھی ٹیس وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے, لیکن بعد میں جب یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ریسپانسبل کنسیڈر کرتے ہوئے تیار ہو جاتی ہے ڈربیول میں جانے کے لیے. تو جب وہ ڈربیول میں جاتی ہے تو وہاں پہ مسز ڈربیول کے بجائے اس کے بیٹے ایلکس سے اس کی جو ہے ایلس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, اور ایلس جو ہے وہ اس کو ٹریپ کر لیتا ہے کیونکہ وہ بہت انوسینٹ اور خوبصورت ہوتی ہے, اور اس کو اپنی باغات وغیرہ دکھاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو ٹیس ہے وہ بہت انوسینٹ ہے, اس کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے جو ہے 5 چیپٹرز میں یہ سٹوری پڑھی اور اس کے تھیمز کے بارے میں بھی پڑھا. اس نے جو سمبولزم یوز کیا وائٹ کا وہ بھی پڑھا, جو اس نے اسپرنگ سیزن کا کیا بیل ڈانس پارٹی ان میں دس شوز دا ایموشنز اینڈ سینٹیمنٹس آف دا پیپل. تو بیٹا یہ 5 چیپٹرز تک ہم لوگوں نے پڑھا اور اس کا انالیسس بھی کیا. اب ہم 6 چیپٹر پہ آتے ہیں. In 6th chapter, we come to know when Tess leaves Trentridge Cross to return home, her fellow travelers in the van remark about the roses that beautify her. Now, for the first time, she is aware of her own attraction. Anyhow, when she returns home, she finds a letter. It is from Mrs. D'Urberville, offering her a job. Mrs. D'Urberville stated that Tess' services would be useful to her in the management of their poultry farm. She has selected her for poultry farm. Tess does not want to go there, so she looks for other jobs closer to home, but she cannot find anything. This is fate. اگر اس کی زندگی میں قسمت میں بچنا لکھا ہوتا ایلس سے, اس سیڈکشن سے بچنا لکھا ہوتا, تو اس کو اس کے اپنے ہی علاقے میں جاب مل جاتی, لیکن اسے وہاں پہ جاب نہیں ملی اور اس نے بہت تلاش کیا. پھر جب گھر میں فاقے ہونا شروع ہو گئے تو لیٹر ایلس ڈربیول visits the D'Urberville to see whether Tess was coming to their place or not. Mother of Tess, John D'Urberville, thinks highly of Alice. She thinks of him as a handsome man and assumes that Alice will marry Tess. But Tess tells her father that she does not like Alice. Hoping to earn enough money to buy a new horse for her family, Tess accepts the D'Urberville job and decides to go back to Trentridge. On the other hand, her mother wants her to go, assuming that she will marry, for she has been discovering matches for her daughter since she was born. This is the nature of mother. کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کی قسمت کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں, میری بیٹی کی قسمت ایسی ہو ایسی ہو, اس کا ہسبینڈ اسی کی طرح پیارا ہو, اس کی لمبی نوز ہو, بڑی بڑی آنکھیں ہوں, کلر فیئر ہو. میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ آپ کی مدرس بھی ایسا کر رہی ہوں گی, am I right؟ کہہ رہی ہوں گی اب BS کے بعد ان کی شادیاں کریں, بڑی ہو گئی ہیں.
Okay, well, it's just kidding. बोर हो रहे थे, है ना, नॉवेल पढ़ पढ़ के, थोड़ा सा मजाक हो जाए तो मजा आएगा. अच्छा, वैसे आजकल हो रहे घर में ये एक्टिविटीज जो मैं अभी बता रही हूँ, है ना, हो रही है. मरवा की तो हो चुकी है जी. मरवा मरवा तो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ से, है ना. ओके वेल, तो इस तरह से माँ को होता है कि चले जी एलिस से शादी हो जाएगी तो टेस का घर भी बस जाएगा. तो टेस जो है वो उसको नापसंद करती है, तो वो नहीं चाहती कि उसकी एलिस से शादी हो, लेकिन मजबूरन, क्योंकि उसने अपने घर को देखना है, अपने घर को, फैमिली को सपोर्ट करना है, वो एग्री हो जाती है एलिस के साथ जाने के लिए. उसकी जॉब को वो, उसकी ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेती है. यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो वी कम टू नो, वी कंसिडर हियर टेस इज अ पपेट, जिसकी स्ट्रिंग जो है वो दूसरों के हाथ में है. उसकी मदर के हाथ में है, उसके फादर के हाथ में है, किस्मत के हाथ में है. यानी वो खुद वहां रह के जॉब करना चाहती है अपने घर के गिरदोनवा, लेकिन वहां उसको जॉब नहीं मिलती, बल्कि उसके जो फादर कहते हैं, जो मदर कहती हैं, और जो उसकी किस्मत में लिखा होता है वही होता है. उसको दोबारा जो है डर्बीविल में जाना पड़ता है. और दूसरी ये बात कि जिस चीज को वो टेस पसंद नहीं करती, उसके पेरेंट्स उसके लिए वो रिकमेंड करते हैं. यानी कि एलिस को वो नापसंद करती है, लेकिन वो एलिस के साथ उसका रिश्ता जोड़ने के लिए एग्री हैं. In the 7th chapter, we find on the day Tess is scheduled to leave for the D'Urberville's home, Mrs. D'Urberville makes her wear her best clothes. She dresses Tess up and is pleased by her own efforts. On the other hand, Mr. D'Urberville. Now, I will discuss in first chapter's main points, and I will analysis of this chapter. The first thing which we find in this chapter, helplessness. जब John D'Urberville consciously dressed her daughter for attracting men and not for her labor of taking care of Mrs. D'Urberville's chickens. Her remarks that Tess Tomcart is her face is most explicit declarations that John is sending her daughter to find a husband and not to work in a job. Tess resists the idea that she's a sexual object sent for a commercial transaction that will save her family financial situation. ये बहुत दर्दनाक चीज़ है कि एक ऐसा शख्स जो बहुत प्योर है, जो दूसरों का एहसास करने वाला है, जो अपनी गलती को जो है वो महसूस करता है, एक्सेप्ट करता है, और ना चाहते हुए भी उसको वो काम करना पड़ता है मजबूरी के तहत. तो ये सारी सिचुएशन जो है शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ टेस. टेस जो है इनर वर्ल्डली बहुत टूटी हुई है, इन अ ब्रोकन कंडीशन, बट शी विल हैव टू गो फॉर सपोर्टिंग हर फैमिली. इसमें जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, एक तो सिंबलिज्म था, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लॉट कंस्ट्रक्शन. इसमें देखें कि प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है वो कंसर्न, उसका कंसर्न है डबल जो है वो टेस्ट ऑफ द प्लॉट का कंसर्न टेस्ट के साथ है. द बेसिक प्लॉट mechanism are established, but within the main structure we can see the construction of substructure. The novel is divided into 7 phases, each of which tells the concise and particular story within the larger story of Tess' life. Each phase is a stage showing a certain part of the movement of Tess from her simple country life to her tragic circumstances at the end of her life. Now, in this phase also we have
read about the accident which occurred in the life of Tess in the form of Prince. In 8th chapter, on the way to the D'Urberville estate, Alice drives recklessly and Tess pleads with him to stop. He continues at the fast pace and tells her to hold on to his waist. You can look in the picture. This is Tess. She's beautiful lady. This is a ball tennis party. White dress and white flowers shows the innocence of the characters, innocence of the girls. You can watch out. This is okay. I was talking about the Alice. He continues at a fast pace and tells her to hold on to his waist. Out of fear of falling, she does so. While traveling down the next steep hill, he asks her to do so again, but she refuses and requests him to slow down. He agrees to drive more slowly, but makes some advances. Resistance of Tess makes angry. They argue. She says that she thought he would be kind to her as her kinsman. He calls her rather sensitive for a cottage girl and calls her an artful hussy. Anyhow, Tess finishes the journey on foot. She started to dislike the Alice more than initial time. In 9th chapter, we find the next morning Tess meets Mrs. D'Urberville for the first time and discovers that the old woman is blind. नहीं देख सकती, वो अंधी थी. Tess is surprised by Mrs. D'Urberville's lack of appreciation for Tess coming to work for her. Mrs. D'Urberville asks Tess to place each of the fowls on her lap so she can examine and pet them. Thus, Tess begins to care for the birds in Mrs. D'Urberville's poultry house. She tells Tess to whistle to her bullfinches every morning. Tess agrees, but later on she unable to blow any whistles because she don't know how to blow the whistle. You know how to blow the whistles? Yes, I know. Okay, well. Alice gives Tess a lesson to perform this job. Repeated interaction with Alice D'Urberville removes Tess' original shyness towards him. One day, when Tess is whistling to the bullfinches in Mrs. D'Urberville's room while she is absent, Tess hears a rustling behind the bed. Alice has been hiding behind the curtain. In 10th chapter, the village of Trentridge demonstrates a particular debility. People indulge in the pleasure of drinking rather they drink hard. It is customary to visit Chesburg and Decane market town several miles away to drink and have fun. Tess did not join these weekly visits. However, after several weeks at the D'Urbervilles, she goes to the market. Tess realizes that she likes it and plans to make future return to his place. Several months later, she goes to the market
and discovers the Alice too is there. There she finds a barn where the residents are dancing. Tess does not abhor dancing, but she did not want to do so. For the moment of the dancing grew more passionate. That evening she waits for some friends to talk her home. She waits for some friends to walk her home and declines Alice's offer to take her home. When her friends are ready to leave, Tess finds that some of them are drunk and that street they express their anger over. Tess winning all of Alice's attention. This leads to the unpleasant situation. Suddenly Alice appears on his horse and to avoid further unpleasant happening, Tess finally agrees to let him carry her away. Throughout the chapter, Hardy places Tess of the Riverville as an outsider among the working class laborers. With them, she is out of place. Her status is evident even to Carl Torch, who immediately noticed that Tess laughed and ignores the others, while Tess is simple and innocent when she is confronted by Carl and appears as strikingly out of place about the others. Tess, as she is if we compare it, Carl provides a stark contrast to Tess, as she is a vulgar woman who is ready to quarrel. If the previous chapter emphasizes that Tess is not a member of the upper order, this chapter disputes the idea that she is one of the lower class. In 11th chapter, Tess admits to Alice that she is much obliged to him. Alice lets the horse wander off the path and deep into the wood, where he tries to convince Tess to take him as a lover. Alice continuously makes advances that are refused by Tess. She finds that Alice has prolonged the ride home and they are now in the Chase, the oldest wood in England. Tess calls him treacherous and asks him let her down so she may walk home. He agrees to let her walk home only after he finds a nearby house and ascertains their distance from Trentridge. He gives Tess his coat and goes to look for a landmark, still trying to win her favor as a lover. He tells Tess that he has bought her father a new horse. When he returns, Tess is asleep and Alice uses the opportunity to take advantage of her. Finally, Alice is successful in seducing Tess. हमने 5 चैप्टर्स मैंने पहले डिस्कस किए थे, 5 से 11 तक इस तरह है कि जब टेस को जाना पड़ा, वो जाती है, एलिस उसको ले जाता है, रास्ते में उसको तंग करता है क्योंकि रास्ता हिली होता है, तो वो उस गिर रही होती है, उसे डर लग रहा होता है, तो वो तेज चला रहा होता है, तो उसे कहती है कि हल्का आहिस्ता चलाओ, लेकिन वो उसे कहता है कि मेरी कमर से पकड़ लो। दूसरी बार फिर उसे ऐसे ही कहता है क्योंकि वो इससे एंजॉय कर रहा होता है उसकी ग्रैब से, तो वो इनकार कर देती है और वो उतर जाती है
बग्गी से, और फिर वो पैदल जो है वो चलती है और वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे जब वो मिसेस डर्बेविल से मिलती है तो उसको पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। फिर उसके बर्ड्स को पालना शुरू कर देती है। वहाँ पे उसे कहा जाता है कि आप सीटी बजाना सीखो, तो उसको नहीं आती, तो एलिस उसकी हेल्प करता है सीटी सिखाने में। इसी तरह वो वहाँ पे रहती है और मार्केट में जो है हफ्तों के बाद जाते हैं। तो एक दिन जो है टेस अपनी जो है वो कोलीग्स के साथ जाती है, तो उसको पता चलता है कि एलिस भी उसके पीछे आ गया है और रात गहरी हो जाती है। लोग जो हैं वो शराब में और डांस वगैरह में इंडल्ज होते हैं। तो अब उसका आना जो है अकेले नामुमकिन होता है। एलिस उसे कहता है मैं तो आपको ले जाता हूँ, तो वो एलिस के साथ ना चाहते हुए आती है। एलिस उसको मजबूर करता है उसके साथ लव के लिए, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है और फिर इस तरह